हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है कीनीशियन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप आपने टर्म सुना होगा, सिर्फ टर्म सुना होगा इन द सेंस कि इसकी उतनी डिटेलिंग नहीं पड़ी होगी। अगर आप 10+2 में है तो अगर आप ग्रेजुएशन में है तब तो ये एक पूरा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जिसमें हम थोड़ा सा सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन समझेंगे। इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल बी गेटिंग डीपर इनटू दैट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स के बारे में आप जानते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स, ही इज वेल नोन फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्हें कहा जाता है। इनके हिसाब से एन एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई in the economy before the full employment situation does not lead to inflation। इनके हिसाब से अगर किसी भी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन होने से पहले यहाँ पर अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी गई, यूजुअली हमने क्या कहा कि मनी सप्लाई हम नहीं बढ़ाते क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता है। आपको पता होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था और एक वीडियो भी मैंने बनाई थी कि हाइपर इन्फ्लेशन वेनेजुएला में आया था। तो इन्फ्लेशन आ जाता है, मनी सप्लाई नहीं बढ़ानी चाहिए। भाई हमारा देश भी अगर गरीब है तब भी गरीब होने के बावजूद भी वो पैसे नहीं छाप सकता उतने एज कंपैरिजन टू बाकी कंट्रीज जो अमेरिका है या जो बाकी के बड़े बड़े देश हैं। उनके मुकाबले हम अभी उतने अमीर नहीं है, वी आर पुअर। तो उस हिसाब से अगर हमें अमीर बनना है तो क्या हम पैसे छाप छाप के अमीर बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भाई इन्फ्लेशन आ जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कीन्स, एन एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट का जो अजम्पशन लेके कीन्स चलते हैं, उस फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अगर कंट्री में है उससे पहले अगर कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी तो इन्फ्लेशन नहीं आता। उनके हिसाब से इन्फ्लेशन आता है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया आपकी कंट्री में, उसके बाद भी आप मनी सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं तो फिर आ जाएगा इन्फ्लेशन। तो इस सिचुएशन की वो बात कर रहे हैं। प्राइस राइज ड्यूरिंग दिस पीरियड इज टेम्पररी। इस पीरियड में अगर महंगाई आ भी रही है तो वो टेम्पररी होती है, वो इन्फ्लेशन नहीं होता और वो सून डिसअपियर हो जाता है। He has termed it as partially a bottleneck inflation। इस वाली सिचुएशन को जो इन्फ्लेशन बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इन एनी इकोनॉमी, उसे उन्होंने कहा है कि बॉटलनेक इन्फ्लेशन है या फिर पार्शियल इन्फ्लेशन है। Keynes view is that if the money supply in an economy keeps on increasing, इनके हिसाब से कि अगर किसी भी देश में मनी की सप्लाई बढ़ाते जा रहे हो इवन आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पर पहुंचने के बाद भी, फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने के बाद भी मनी की सप्लाई बढ़ाते जा रहे हो, उसके बाद क्या होता है? फिर प्राइसेस राइज होने शुरू होते हैं और वो परमानेंट इन नेचर होते हैं। ये होता है रियल का इन्फ्लेशन। ऑलराइट, the Keynesian concept of inflationary gap represents the technique of statistically measuring the pressure of inflation in the economy। इनके हिसाब से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में हम ये समझते हैं कि कैसे मेजर किया जाता है प्रेशर इन्फ्लेशन का किसी भी इकोनॉमी में। देन कम्स to understand this concept of inflationary gap, it is essential to understand what is net disposable income and anticipated total expenditure। इस पर्टिकुलर टर्म इन्फ्लेशनरी गैप को समझने के लिए दो शब्द हमें समझ में आने चाहिए। पहला तो है नेट डिस्पोजेबल इनकम एंड दूसरा इज एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर। द नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? वो कंट्री का वो वाला अमाउंट होता है जो सारे, आपने सुना होगा ना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जो सारे खर्चे निकालने के बाद जो हमारी इनकम बचती है, वो पूरी कंट्री का कैलकुलेट करें तो नेट डिस्पोजेबल कैसे निकलेगा? बाय सब्सट्रैक्टिंग टैक्सेशन एंड सेविंग आउट ऑफ द सम टोटल मनी इनकम ऑफ द कंट्री। मतलब कि कंट्री में जितने भी पैसे हैं उस सारे पैसों में से माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे? टैक्सेशन माइनस कर दो, जो भी आपको टैक्स वगैरह देने, और सेविंग्स माइनस कर दो, जो भी आपने बचाया है। अब जो पैसे बचे वो क्या है? वो है नेट डिस्पोजेबल इनकम। द एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ये क्या होता है? ये होता है द एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशन डिनोटेड बाय सी। जो एंटिसिपेटेड टीआई है, द एंटिसिपेटेड टीआई मतलब पूरे देश का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कैसे निकलता है? दिस इज सी प्लस आई प्लस डी। मतलब कंजम्पशन का एग्रीगेट, इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे लग रहे हैं उसका एग्रीगेट, एंड गवर्नमेंट का कितना आउटले है उसका एग्रीगेट। सी प्लस आई प्लस डी, इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा? टोटल एंटिसिपेटेड इनकम। समझ में आ गया ना? अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज प्लेलिस्ट पर जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पर, वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट सी आई जी, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक्स।
वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन पर आ जाते हैं जिससे आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज द जीएनपी ऑफ अ कंट्री is 810 crore at pre-inflationary prices। टीआई को ही यहाँ पर बोल रहे हैं जीएनपी, ये याद रखिएगा। जो भी एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर था ना, जो मैंने आपसे कहा था C+I+G, उसको यहाँ पर हम जीएनपी बोल रहे हैं, जीएनपी मान रहे हैं। माना भी था, इन्होंने भी माना था। अब यहाँ पर मान रहे हैं कि सपोज जीएनपी कंट्री का है 810 करोड़ रुपए प्री इन्फ्लेशनरी, मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने से पहले की बात हो रही है, इन्फ्लेशन आने से पहले की बात हो रही है यहाँ पर। नाउ सपोज अ वॉर लाइक सिचुएशन अकर्स। अब कंट्री में लगता है कि वॉर के हालात लग रहे हैं कि जंग होने वाली है। ऑलराइट, an output worth 270 crores is proposed to be consumed by the government during this situation from the total output of 810। और ये कहा जा रहा है कि भाई वॉर लाइक सिचुएशन में जो कंट्री के टोटल पैसे हैं 810 करोड़ का जो टोटल जीएनपी है, उसमें से सरकार 270 करोड़ कंजम्पशन पे खर्च करने वाली है। तो 810 में से कितने बचे जब कंजम्पशन पर खर्च हो गए? तो बचा 540 करोड़। जब गवर्नमेंट ने अपना खर्चा निकाल लिया, फिर बचा है 540। वो जो 540 बचा वो क्यों बचा होगा? इट मस्ट बी फॉर द जनरल कंजम्पशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने 270 करोड़ रुपए तो निकाल ही लिए कि भाई इससे हम अपना वॉर लाइक सिचुएशन जो है उसको हैंडल कर लेंगे। फॉर द कंजम्पशन कितने रुपए बचे? जो बचे हैं वो है 540 करोड़। अब इतने रुपए में जो भी आपका प्रोडक्शन वगैरह होगा वो इतने रुपए से हो जाएगा। दिस इज द सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी। सप्लाई साइड मतलब यहाँ पर आप अपने आप को ना प्रोड्यूसर समझिए कि अब सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए इतने रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। कीन्स सेड दैट इफ गवर्नमेंट कैन मैनेज, कीन्स बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट मैनेज कर लेती है अपना नेट डिस्पोजेबल इनकम इसी अमाउंट का, ठीक है, इनकम भी लगभग इसी अमाउंट का रहेगा, तो कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी इन्फ्लेशन की, क्योंकि आउटपुट जो जनरल अवेलेबल होता है जनरल कंजम्पशन के लिए वो उतना ही रहेगा जितना हमारा नेट डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या सिचुएशन है? नाउ अ सिचुएशन अराइजेस व्हेन टोटल मनी इनकम नॉट नेट डिस्पोजेबल। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर टोटल मनी इनकम की बात हो रही है। अगर टोटल मनी इनकम आपका इक्वल टू 900 करोड़ है, ठीक है, टीआई इज इक्वल टू 900 करोड़ रुपीस, गवर्नमेंट ने उसमें से 150 करोड़ रुपए का टैक्सेशन कलेक्ट कर लिया। पब्लिक के अंदर जो टेंडेंसी होती है ना सैलरी मिलने के बाद कि हम थोड़े से पैसे सेव कर लें, तो उसने भी सेविंग कितनी कर ली? पब्लिक ने 170 करोड़ रुपए सेव कर लिए और गवर्नमेंट को नहीं मिले। नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट, अगर हम माइनस करेंगे अपना टीआई में से जो टोटल मनी इनकम था, उसमें से अगर हम माइनस करेंगे 900 करोड़ में से अगर हम माइनस करेंगे अपना 150 और 170, तो कितना बचेगा? ये दिस इज द डिमांड साइड। अब यहाँ पर डिमांड के हिसाब से सोचिएगा। इन द वर्ड्स ऑफ कीन्स, इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप बिटवीन द नेट डिस्पोजेबल इनकम, इनके हिसाब से नेट डिस्पोजेबल इनकम और अवेलेबल आउटपुट, कितनी इनकम है और कितना आउटपुट है उसके बीच का गैप। अगर वो 10 रुपए का और वो 12 रुपए का, तो बीच का गैप कितना है? 2। दैट पर्टिकुलर गैप ऑफ 2 रुपए इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। It is arrived by subtracting the available output of goods and services from net disposable income। अब ये मैथमेटिकली है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल आउटपुट जीएनपी माइनस वॉट। अब जैसे कि सपोज अवेलेबल आउटपुट मतलब कि कितनी सप्लाई है अभी टोटल कंट्री में, 810 करोड़ की है या जो भी मान लीजिए। वॉर जैसी सिचुएशन आ गई तो वॉर पे गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम 270 करोड़ हम खर्च कर देंगे, माइनस कर दिया। तो जनरल लोगों के लिए कितने करोड़ बचे थे? इट वाज 540 करोड़। ऑलराइट, देन नेट डिस्पोजेबल इनकम। अब हमको नेट डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है। वो हम कैसे निकालें? वो कैसे निकलती थी? टोटल मनी इनकम माइनस टैक्सेस माइनस सेविंग्स। लास्ट स्लाइड पे आपने देखा था कि टोटल मनी इनकम कितना 900 करोड़ था, तो 900 करोड़ में से टैक्सेस कितने थे? 150 करोड़ के, वो माइनस कर दिए। सेविंग कितनी थी? 170 करोड़ की, वो माइनस कर दिया। तो फिर कितना बचा? बचा 580। ये आपका डिमांड साइड था और ये आपका सप्लाई साइड था। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिमांड साइड माइनस सप्लाई साइड करेंगे, 580 करोड़ माइनस 540 करोड़ करेंगे तो देयर विल बी 40 करोड़।
In this situation, the inflationary gap is of rupees 40 crores. This gap can be reduced. ये gap कम भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट मैनेज करे किसी तरह से अपना नेट डिस्पोजेबल इनकम को नीचे लेकर आएगी, either by increasing taxation or inducing great incentives to save. ये कुछ मेजर्स बता दिए गए हैं जिससे कि इन्फ्लेशनरी गैप जो है, जो गैप आ गया था डिमांड और सप्लाई के बीच में जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े हैं, वो मीट अप हो जाएगा. Alright, so this is it for today's video. I hope आपको ये basic concept समझ में आ गया होगा. In case of any doubt, please use the comment box. Thank you everyone for watching and God bless you.